गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस? इसके अंदर हम टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता। अगर सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो थ्रू आउट द चेंज टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो क्या तो डिफिनेशन लिखते हैं, क्या हो जाएगा डिफिनेशन? In this type of process, temperature is constant. Temperature is constant throughout the change. Throughout the change. Then process is called isothermal प्रोसेस। क्या होता हो? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं होती हो, तो क्या होगा भाई? उसी को हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। बताओ, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर फिक्स है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी? आपकी फिक्स होगी। तो बताओ, अगर हम यूज करें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बताओ फर्स्ट लॉ हमें क्या सिखाता है? फर्स्ट लॉ सिखाता है हमको कि डेल ई जो होता है वो इक्वल होता है किसके? क्यू प्लस डब्ल्यू के। अब यहाँ पे एक मिनट देख लो साइड में कहीं, यहाँ पे डेल ई इक्वल टू होता क्या है? एन सी वी T2 माइनस T1, यही तो होता है चेंज इन एनर्जी। अब बताओ यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, इसके लिए बात करें तो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो बताओ T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन सी वी T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आ गया आपका? डेल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो याद रखना कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसमें इंटरनल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो बताओ, ये फर्स्ट लॉ यूज करें, फर्स्ट लॉ में क्या हो जाएगा? डेल ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? Q प्लस डब्ल्यू। यहां से आ गया Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू का मीनिंग क्या है भाई? देखो यहाँ पे अगर Q प्लस में है तो W क्या है? माइनस में। मतलब दोनों की साइन क्या है? उल्टी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? Q प्लस में होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप सिस्टम को आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो Q कैसे होगा भाई? प्लस में होगा। तो देखो, जब जैसे ही Q प्लस में हो रहा है W क्या हो जा रहा है? माइनस में हो जा रहा है। W माइनस में होने का मतलब क्या हुआ? सिस्टम क्या करेगा? आपके ऊपर वर्क डन कर देगा, सराउंडिंग को वर्क सप्लाई करेगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ Q इक्वल माइनस डब्ल्यू का कि अगर सिस्टम पे आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो सिस्टम आपको वर्क डन देगा। अगर आप सिस्टम को वर्क डन दे रहे हो तो बताओ यहाँ पे वर्क डन कैसा होगा? प्लस। तो प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो इसका मतलब सिस्टम आपको हीट सप्लाई देगा। मतलब जो अगर आपने सिस्टम पे वर्क डन किया तो सिस्टम आपको हीट देगा, सिस्टम को आपने हीट दिया तो सिस्टम आपको वर्क डन देगा। सिंपल सा बात है, ठीक है ना? देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन दिस प्रोसेस सिस्टम कैन नॉट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंटर एनर्जी। मतलब इंटर एनर्जी के फॉर्म में अपनी वो एनर्जी जो होता है स्टोर नहीं कर सकता। जितना एनर्जी है उसकी उतना ही रहेगी एनर्जी, ना तो इंक्रीज होगी ना तो डिक्रीज करेगी। मतलब सिस्टम को अगर आप वर्क कर रहे हो तो वो वर्क कभी भी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, या हीट दे रहे हो तो वो हीट की जो एनर्जी है उसको भी आपको एनर्जी को इंक्रीज करने में यूटिलाइज नहीं कर सकता है। दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखो नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इफ वी सप्लाई हीट टू द सिस्टम देन सिस्टम कन्वर्ट ऑल द हीट इनटू द वर्क। मतलब अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो जो भी हीट दोगे वो सबका सब वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें हम जानते हैं कि हीट जो सिस्टम को देते हैं वो दो फॉर्म यूज करता है, पहला एनर्जी को इंक्रीज करने में और दूसरा वर्क डन करने में। यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज नहीं कर सकता, सिस्टम की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? टेम्परेचर को फिक्स रखना है, टेम्परेचर को इंक्रीज होने नहीं देना है। तो यहाँ पे जो भी आप हीट दे रहे हो उसको तो एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? उसको जो भी वो हीट आप सप्लाई करोगे सबको वर्क डन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसकी यही प्रॉब्लम है।
मतलब पूरा का जित आपने हीट दिया पूरा का पूरा वर्क डन जाएगा। अगर आप वर्क डन करोगे तो वो उस वर्क डन को वो हीट के फॉर्म में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। इतना याद रखिएगा। किसमें भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस में। देखिए हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, बताओ इसमें टेम्परेचर क्या है अपना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है आइस, तभी तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल बोलेंगे। लेकिन बताओ एक इक्वेशन होता है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब बताओ मैं बोलूं कि एक क्लोज सिस्टम है जिसकी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बताओ उसमें नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आर, तो आर जो है, आर तो अपने आप में एक कांस्टेंट है, और या इसमें आइसोथर्मल बोल दिया तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब ये जो होल सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट बन जाएगा। किसके लिए भाई, आइसोथर्मल के लिए कांस्टेंट बन जाएगा। किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए, ठीक है ना। अब बताइए अगर ये पीवी इक्वल टू कांस्टेंट बन गया, अगर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट बन गया, जिसका मतलब क्या हुआ भाई कि यहाँ पे P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये होता है बॉयल्स लॉ, और ये बॉयल्स लॉ जो होता है पूरा का पूरा अप्लीकेबल होता है किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर आपकी कांस्टेंट रहती है, तो टेम्परेचर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है, तो ये पूरा होल टर्म क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आ जाएगा। चलिए हम ग्राफ बना दिखाते हैं आपको। मतलब यही होता है बॉयल्स लॉ। अपन बोल सकते हैं कि बॉयल्स लॉ जो है ये अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ये दिमाग में रखिएगा। मतलब जब भी हमको जरूरत पड़ेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो हम क्या यूज करेंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूं आपको। अगर मैं ग्राफ की बात करूं प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम की, तो आप देख रहे हो कि प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम की जो ग्राफ आएगी, पीवी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो बताओ पीवी मतलब, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एक्स इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कैसा ग्राफ आएगा भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ग्राफ आएगी, ये ग्राफ आएगी। आई बात समझ में। चलो एक चीज और देख लो, अगर हमने लास्ट क्लास में एडियाबेटिक की ग्राफ ड्रॉ किया था, एडियाबेटिक इक्वेशन क्या था भाई, एडियाबेटिक का था पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन था किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए। मतलब यही जो गामा की वैल्यू अगर 1 के इक्वल हो जाती है, यही क्या बन जाएगा, आइसोथर्मल बन जाएगा। और उसके लिए भी जो ग्राफ आई थी एडियाबेटिक के लिए, वो ग्राफ ऐसी नहीं आई थी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप की। मतलब आइसोथर्मल में और एडियाबेटिक में दोनों में जो नेचर ऑफ ग्राफ होता है पीवी का, वो दोनों का नेचर ऑफ ग्राफ सेम होता है। तो हम कैसे पता चलेगा कि ये आपका मान लो कोई ऐसा ग्राफ आपको रैंडमली ड्रॉ कर दूं, ऐसे देखो ये ग्राफ अगर मैं ड्रॉ कर दूं, बोलूं प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का है, ये ग्राफ है, तो बताओ ये किसका ग्राफ होगा, एडियाबेटिक होगा कि आइसोथर्मल का होगा। तो मैं आपको बता दूं ये ग्राफ एडियाबेटिक का भी पॉसिबल है और आइसोथर्मल का पॉसिबल है, दोनों का भी पॉसिबल है। मतलब दोनों का नेचर ऑफ ग्राफ क्या होता है, सेम होता है। मतलब एक कोई दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि ये एडियाबेटिक है कि आइसोथर्मल है, ये हम नहीं बता पाएंगे। ये एडियाबेटिक भी हो सकता है और आइसोथर्मल भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि दो ग्राफ दिया गया है, देखो यहां पे ध्यान से, एक ये दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है ये वाला, ये दिया हुआ है। मैं आपसे पूछूं यहां पे देखो, ये मान लो ए बी है और ये ए सी है। आपसे पूछूं कौन सा एडियाबेटिक है, इसमें से एक एडियाबेटिक है और एक आइसोथर्मल है। आपको बताना है कौन सा एडियाबेटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है, ये बताना है आपको। तो याद रखना कि जो स्लोप होता है ना, स्लोप जो होता है एडियाबेटिक का वो ज्यादा होता है किससे भाई, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल से। ये चीज याद रखिएगा कि स्लोप जो होता है एडियाबेटिक का वो ज्यादा होता है किससे भाई, आइसोथर्मल से। ऐसा क्यों होता है मैं थोड़ी देर में प्रूफ कर दूंगा। अभी आप यहां पे समझो, आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। हमको पता है टेंजेंट ड्रॉ कर, टेंजेंट की जो वैल्यू होती है वो आपको क्या देगा वहां पे, देखो यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे इसकी टेंजेंट कैसी आएगी, ऐसी आएगी। यहाँ पे एंगल बना रहा है कौन सा भाई, θ1 मान लो, और इसकी टेंजेंट ड्रॉ करो इस लाइन के लिए,
तो यहाँ पे कौन सा बना रहा है, थीटा 2 बना रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो कि थीटा 1 की जो वैल्यू है यहाँ पे, थीटा 1 की वैल्यू वो ज्यादा है किससे भाई, थीटा 2 से। देखो ना थीटा कैसा है, ऐसा है, थीटा 2 कैसा है, ऐसा है। तो ये एंगल जो है ये किसका है, आइसोथर्मल का ग्राफ होगा, और ये किसका होगा, एडियाबेटिक होगा। मतलब यहाँ पे जो AB का जो ग्राफ है, AB वो किसका है, आइसोथर्मल का है, और AC जो होगा वो किसका होगा भाई, एडियाबेटिक का होगा। आई बात समझ में? सिंपल सा आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है और एंगल चेक कर लेना। जिसका एंगल ज्यादा होगा उसके टेन थीटा की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और टेन थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब उसका स्लोप ज्यादा होगा। और याद रखना है आपको कि जो आपका स्लोप जो होता है एडियाबेटिक का, वो बड़ा होता है किससे भाई, आइसोथर्मल के स्लोप से। ऐसा क्यों, देखिए मैं ये प्रूफ कर रहा हूं। देखिए यहाँ बात करें हम पीवी ग्राफ की, तो बताओ यहाँ पे क्या था, पीवी इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं पी को इधर रखो, भी को इधर भेज दो, तो क्या होगा, पी इक्वल टू के बाई वी। अब के बाई वी को कह सकते हैं के वी का पावर -1। अब हमें स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है, डीपी बाई डीवी निकाल देंगे तो क्या निकलेगा, आपका स्लोप निकल जाएगा। तो बताओ डीपी बाई डीवी क्या होगा, इधर भी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। बताओ आपका क्या आ चुका है, यहाँ पे देखो ना क्या आ चुका है, पी इक्वल टू के भी का पावर -1 आ चुका है। अब दो साइड डिफ्रेंशिएट करो भी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dp बाई dv। आपको पता है dp बाई dv क्या होता है, स्लोप होता है। इसको इंटीग्रेट करो, क्या हो जाएगा, d बाई dv ऑफ क्या, k v का पावर -1। अब देखो ये तो k तो कांस्टेंट है, k तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, k। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो बताओ क्या होगा, यहाँ पे -1 बाहर आएगा, देखो -1 बाहर आया, और ये हो जाएगा v के पावर एक और ऐड कर दो तो -2 हो जाएगा। बताओ dp बाई dv क्या देता है, यही तो है आपका स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू आ गई -k, यहाँ पे बाई v का पावर 2 लिख सकते हैं। अब बताओ -k का मतलब क्या होता है, pv के, हम बताओ ना k इक्वल टू करते हैं pv लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे लिख दिया मैंने pv, और ये है v का पावर 2। अब देखो एक v से ये v कैंसिल हो गया, क्या आ गया भाई, देखो यहाँ पे स्लोप इक्वल टू आ गया, एक भी कैंसिल हो चुका है, नीचे से एक भी बचा हुआ है, ये आ जाएगा p बाई v। ये स्लोप किसका आया भाई, आइसोथर्मल का आ गया। वैसे ही हम एडियाबेटिक का निकाल रहे हैं और चेक करें कितना आता है एडियाबेटिक का। बताओ एडियाबेटिक का क्या इक्वेशन होता है, पी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो बताओ यहाँ पे k इक्वल टू क्या, p इक्वल टू क्या आ जाएगा, k बाई v का पावर गामा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताओ इसको लिख सकते हैं k v का पावर माइनस गामा लिख सकते हैं क्या, देखो v ऊपर गया तो। अब बताओ अपना इक्वेशन आ चुका है p इक्वल टू k v का पावर माइनस गामा हो चुका है। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं किससे भाई, dv के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dp बाई dv। ये तो k कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो k बाहर निकल गया, ये हो जाएगा d बाई dv ऑफ v के पावर माइनस गामा। बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ पे k, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, माइनस गामा बाहर आ गया, माइनस गामा बाहर आ गया। अब बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, v के पावर माइनस गामा -1 बचेगा ना। चलो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस गामा, यहाँ पे हो गया k के पावर क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे माइनस निकाल लो बाहर, तो ये हुआ गामा +1, v का पावर गामा +1 लिख सकते हैं ना, देखो माइनस बाहर निकाला दोनों से, तो क्या होगा, गामा +1 हो जाएगा। अब बताओ k इक्वल टू क्या होता है, k इक्वल टू होता है pv का पावर गामा, और ये हो गया, ये नीचे क्या हो गया, देखो यहाँ पे v का पावर गामा +1 है। देखो यहाँ पे v गामा से ये कैंसिल, एक भी बच जाएगा नीचे, तो क्या आ गया भाई, माइनस गामा p बाई v आ गया, किसके इक्वल भाई, dp बाई dv के इक्वल। बताओ dp बाई dv होता क्या है, इसी को तो हम स्लोप बोलते हैं। तो ये हो गया भाई स्लोप, स्लोप इक्वल टू क्या आ गया, माइनस गामा p बाई v। ये किसके लिए आ गया भाई, एडियाबेटिक के लिए। देखो इन दोनों स्लोप को कंपेयर करो,
आप देख सकते हो ये स्लोप जो है P बाई भी यहाँ भी है और P बाई भी यहाँ भी है। यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है -1 और यहाँ पे है माइनस गामा। तो बताओ कौन सा स्लोप बड़ा है। हम जानते हैं गामा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, बड़ी होती है। इसलिए स्लोप जो होगा एडियाबेटिक का, मतलब यहाँ पे वैल्यू जो होगा हमेशा 1 से क्या आएगा, बड़ा, और यहाँ पे क्या आ गया 1। तो बताओ स्लोप कौन सा बड़ा हो गया, एडियाबेटिक का बड़ा हो गया। इसीलिए ये प्रूफ कर दिया मैंने अभी कि जो स्लोप होता है एडियाबेटिक का बड़ा होता है किससे भाई, आइसोथर्मल से। इसीलिए जब भी आपको दो ग्राफ दिया जाए पीवी कर्व में और पूछा जाए कौन सा एडियाबेटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है, तो सिंपल सा आप स्लोप चेक कर लेना। जिसमें थीटा की वैल्यू बड़ी होगी डेफिनेटली उसका टेन थीटा का वैल्यू भी बड़ा होगा, मतलब स्लोप बड़ा होगा, मतलब वो एडियाबेटिक है। और जिसकी छोटी होगी वो आइसोथर्मल कहलाएगा। देखो एक ग्राफ दिया गया है पीवी वर्सेज, आपसे बोला गया है कि इसमें ए बी और ए सी दोनों में से एक एडियाबेटिक है और एक आइसोथर्मल है। आपको पता करना है कि इसमें कौन सा एडियाबेटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है। कैसे पता करेंगे बताओ, बस एक ही तरीका है, आपको स्लोप चेक करो। स्लोप जो एडियाबेटिक का होता है वो बड़ा होता है किससे भाई, आइसोथर्मल से। तो देखो इसका स्लोप चेक करते हैं। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, 1 मिनट। इसकी टेंजेंट कैसी आएगी देखो एक बार, ये मान लो θ1 है, इसका भी टेंजेंट ड्रॉ करो। बताओ इसका टेंजेंट कैसे आएगा, इसका θ2 है। देखो 1 मिनट, तो आज इसको सही से ड्रॉ कर दूं। बताओ θ1 ये है और θ2 क्या ये, θ2 ये है और θ1 ये है। बताओ कौन सा बड़ा है, θ1 क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे भाई, θ2 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, θ1 किस में आया भाई, ए बी में आया। तो ए बी वाला क्या हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा। आपको क्वेश्चन के फॉर्म में इजीली दिखाई देगा। ये तो मैंने मैन्युअली किया है ना, हाथ से किया है, इसलिए आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब आप बुक में देखोगे या फिर क्वेश्चन जब आएगा उसमें आपको क्लियरली दिखेगा किसका स्लोप बड़ा है किसका छोटा है। टेंजेंट हो गया देख लेना, क्लियरली दिखेगा। तो इसमें जो है ए बी जो है, ए बी कैसा है भाई, एडियाबेटिक है। और आपका AC जो है ये आपका हो जाएगा आइसोथर्मल। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कौन सा एडियाबेटिक कौन सा आइसोथर्मल, तो इसके क्वेश्चन ऐसे होंगे। अब हम आते हैं वर्क डन के ऊपर। देखिए बात करते हैं, वर्क डन दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल वर्क डन और इरिवर्सिबल वर्क डन। अभी हम बात करेंगे इसकी इरिवर्सिबल की बात करें। आइसोथर्मल प्रोसेस में इरिवर्सिबल वर्क डन क्या होगा बताओ। अभी तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि डेली इसमें क्या था, Q इक्वल टू क्या था, -W था। तो अगर आपको हीट दे मिल जाए तो जो हीट की वैल्यू होगी उसकी साइन चेंज कर दो, क्या होगा, वो वर्क डन की वैल्यू देगा। अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें हमने देखा था फर्स्ट लॉ से क्या आया था, Q इक्वल टू -W आया था। तो पहले तो आपको वर्क डन यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर हीट का वैल्यू दिया है क्वेश्चन तो वहां से डायरेक्ट आपको क्या निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा। कैसे भाई, अगर मान लो आपको क्वेश्चन दिया है कि 20 किलो जूल हीट इज एडेड इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, चाहे रिवर्सिबल कुछ भी हो, Q इक्वल टू -W तो हमेशा वैलिड होगा। तो आपको 20 किलो जूल हीट आया, ऐड किया, तो बताओ W की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन चेंज करो, उतना क्या करेगा आपको ऊपर वर्क डन सप्लाई करेगा, कितना 20 किलो जूल। तो वर्क डन क्या होगा, -20 किलो जूल हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है अगर हीट दिया है तो। अगर हीट नहीं दिया है तब क्या करेंगे, देखो बताओ। वर्क डन का तो सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है क्या भाई, वर्क डन अगर मान लो एक्सपेंशन कर रहा है, सिस्टम ऑर्डर कराया, तो P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। सिंपल सा P एक्सटर्नल इंटू डेल V कर दो, V2 का वैल्यू दिया है, V1 का वैल्यू दिया है, आराम से वैल्यू पुट करो, वर्क डन आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो V2 V1 का वैल्यू नहीं दिया है तो हम V2 V1 का वैल्यू निकालेंगे। कैसे भाई, PV इक्वल टू NRT यूज करेंगे। हम जानते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम इनिशियल कंडीशन पे और फाइनल कंडीशन पे क्या करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। इसलिए हम इनिशियल कंडीशन पे और फाइनल कंडीशन पे PV इक्वल टू NRT यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज करो, क्या हो जाएगा भाई, P एक्सटर्नल। वॉल्यूम की जगह पे क्या पुट कर सकते हो बताओ, PV इक्वल टू NRT पुट करो, तो बताओ वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा, बताओ यहाँ वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा, PV इक्वल टू NRT, तो वॉल्यूम की जगह पे आ जाएगा N2R। टेम्परेचर तो सेम रहना है और यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर कौन सा, P2।
कौन सा प्रेशर हो जाएगा भाई, P2 हो जाएगा। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है, नंबर ऑफ मोल भी चेंज नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का n रहेगा, nRT P2 माइनस nRT बाई P1। अच्छा हमने T क्यों सेम रखा भाई, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब देखो इसमें nRT तो कॉमन है, तो बाहर निकालो तो ये हो जाएगा P एक्सटर्नल इनटू nRT 1/P2 माइनस 1/P1। ये फॉर्मूला आ गया किसका भाई, वर्क डन में इरिवर्सिबल का ये फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखिएगा। एक बात और बता दूं कि अगर कई बार क्या होता है, P एक्सटर्नल और P2 दोनों क्या होता है, सेम होता है। अगर क्वेश्चन में P एक्सटर्नल की वैल्यू नहीं दी है तो जो P2 होगा उसको ही आप P एक्सटर्नल मान लेना, P एक्सटर्नल और P2 क्या लेना, आप सेम लेना। कब भाई, जब दोनों की वैल्यू अलग अलग नहीं दी होगी तो। या फिर सिंपल सा P2 और P एक्सटर्नल कब अलग अलग होगा भाई, जब सिस्टम को बीच में ही रोक दिया जाएगा। मान लो सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो इससे पहले कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव करे, बीच में ही आपको क्या जबरदस्ती रोक दिया जाए, फोर्सफुली रोक दिया जाए, तो उस केस में जो P एक्सटर्नल होगा और जो P2 अभी प्रेजेंट है वो दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ गए बात को। तो ये सिंपल सा तरीका है वर्क डन निकालने का। अगर Q दे दिया सबसे आसान है, जो Q की वैल्यू होगी वही वर्क डन का वैल्यू देगा, बस साइन चेंज कर देना। अगर नहीं दिया है तो P इंटू डेल वी करना, डेल मतलब V2 माइनस V1। अगर V2 और V1 की वैल्यू भी नहीं दी है तो ये फॉर्मूला यूज करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है किससे भाई, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस में। अब वर्क डन का सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, कौन सा प्रोसेस भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस। आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हर एक छोटे छोटे स्टेप में स्मॉल वर्क डन होता है। तो अगर आपको नेट वर्क डन निकालना है रिवर्सिबल का, तो आपको जो जो स्मॉल वर्क डन हुआ है W1 W2 W3 कहाँ तक भाई, इनफिनाइट तक, सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो क्या निकलेगा आपको, नेट वर्क डन निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कंटिन्यूअस क्या होता है, चेंज होता है, बाहर का प्रेशर भी और अंदर का प्रेशर भी। तो बताओ अगर हमें वर्क डन रिवर्सिबल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फिर हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। मान लो एक्सपेंशन हो रहा है तो P एक्सटर्नल इंटू डीवी मतलब वेरी स्मॉल चेंज ऑफ वॉल्यूम के लिए एकदम स्मॉल वर्क डन करा रहे हैं हम लोग, तो उस केस में P एक्सटर्नल इंटू डीवी करेंगे, क्या निकलेगा आपको, स्मॉल वन W1 का निकलेगा। हमको टोटल का वैल्यू चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से, हम V1 से लेके V2 तक, आपको क्या मिलेगा, नेट वर्क डन मिलेगा। चलो निकालते हैं। अब रिवर्सिबल की बात हो रही है तो रिवर्सिबल में आप किसी भी कंडीशन पे PV इक्वल टू nRT यूज कर सकते हो, किसी भी स्टार्टिंग में, बीच में, किसी भी टाइम या फिनिश होने के बाद भी। क्यों भाई, क्योंकि रिवर्सिबल का मतलब होता है सिस्टम हमेशा सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप V1 से लेके V2 तक P एक्सटर्नल को क्या क्या पुट कर सकते हो, PV इक्वल टू nRT यूज करो, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आप चाहो तो पुट कर सकते हो nRT बाई V पुट कर सकते हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल को बाहर निकालो, R कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो क्या क्या चेंज हुआ यहाँ से, V1 से लेके V2 तक, अब आ गया dV बाई V आ गया। अब सिंपल सा आपको इंटीग्रेट करना है, चलो इंटीग्रेट करते हैं। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा nRT, अगर हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ln V आ जाएगा। 1/V का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln V होता है। अब मुझे बताइए ln V की जो वैल्यू आई ये क्या है, तो फिक्स, आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन है ना, वैल्यू इसकी पुट करनी पड़ेगी। आपको कहां से कहां तक पुट करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे एक बार V1 पुट करना है और एक बार V2 पुट करना है। आइए इधर, जब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो आपका वर्क डन जो है रिवर्सिबल का वो आ जा रहा है माइनस nRT ln V2 बाई V1, एक बार V1 पुट किया, एक बार V2 पुट किया, और फिर log A माइनस log B का फॉर्मूला होता है log A बाई B, वो फॉर्मूला लगा दिया तो आ गया ln V2 बाई V1 आ गया। अब बताओ मुझे ln V2 बाई V1, इसको हम अगर इस माइनस को गायब करते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं nRT ln V1 बाई V2, V1 बाई V2। अब ln में तो हम कोई चीज करते नहीं, हम किसके टर्म में करते हैं, लॉग के टर्म में करते हैं।
हम जानते हैं ln को अगर log में कन्वर्ट करना है तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, log में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया v1/v2। तो ये फॉर्मूला आ गया वर्क डन रिवर्सिबल का। देखो वर्क डन रिवर्सिबल का क्या फॉर्मूला आ गया है, 2.33 nRT log v1/v2। अगर यहाँ पे अगर आप माइनस गायब किए हो तो यहाँ पे आएगा, देखो v1/v2 आएगा। अगर माइनस नहीं लिख रहे हो तो, अगर माइनस लिख रहे हो तो बताओ क्या आएगा। अगर माइनस लिख के हम बात करें, बहुत जगह ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, nRT log v2/v1, ये भी देखने को मिलेगा। तो चाहे आप ये यूज करो या ये यूज करो, बात क्या होती है सेम। जब माइनस यूज करोगे तो v2/v1 लिखना, जब माइनस यूज ना करना तो v1/v2 लिखना। अब बताओ एक चीज और, हमने पढ़ा अभी आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इक्वल टू क्या होता है, P1V1 इक्वल टू क्या होता है, P2V2 होता है। किसमें भाई, आइसोथर्मल में। और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम आइसोथर्मल की ही बात कर रहे हैं। तो आइसोथर्मल में क्या हो गया, P1V1 इक्वल टू P2V2। निकालो यहाँ से क्या आ गया, V2/V1, या कुछ भी निकालो ना, V1/V2 ही निकाल लो। चलो हम निकाल रहे हैं किसकी वैल्यू, V1/V2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो बताओ जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, P2/P1 के इक्वल होगा। अब चाहो तो ये चीज, ये जो इक्वेशन की वैल्यू है ये इसमें पुट कर सकते हो। तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा प्रेशर के टर्म में, वर्क डन रिवर्सिबल इक्वल टू 2.303 nRT log क्या हो जाएगा भाई, P2/P1। ये फॉर्मूला आ गया वर्क डन रिवर्सिबल का। आप देख सकते हो कितना आसान है। दो फॉर्मूले हम लोग आ चुके हैं वर्क डन रिवर्सिबल के। एक फॉर्मूला ये वाला है किसमें, वॉल्यूम के टर्म में, और एक फॉर्मूला ये वाला है किसमें भाई, प्रेशर के टर्म में। एक बात और ध्यान रखना, अगर माइनस गायब की हो, माइनस नहीं लिख रहे हो, प्लस में लिख रहे हो तो ये V1/V2 होगा। अगर माइनस लिख के लिख रहे हो तो ये V2/V1 होगा। सिंपल सा, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो। इसमें भी अगर माइनस गायब किए हैं तो P2/P1, और माइनस नहीं गायब करना चाहते हो, कहीं फॉर्मूला माइनस लगा के दिया है तो क्या हो जाएगा, P1/P2 हो जाएगा। तो ये था आपका वर्क डन निकालने का फॉर्मूला। वर्क डन निकालने का सबसे आसान तरीका है, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। अगर आपको हीट का वैल्यू दिया है तो जो हीट का वैल्यू दिया उसका साइन चेंज कर दो, डायरेक्ट आपको वर्क डन मिलेगा। अगर नहीं दिया है तो क्या होगा, आपके पास डिफरेंट तरीके बताए मैंने, रिवर्सिबल में भी और इरिवर्सिबल में भी। देखो रिवर्सिबल में चाहे दोनों में मैंने बताया कि Q जो होता है किसके इक्वल होता है, -W के इक्वल। ये रिवर्सिबल में भी होता है और इरिवर्सिबल में भी होता है। दूसरा बताए कि वर्क डन अगर आपको इरिवर्सिबल में निकालना है तो सिंपल सा P एक्सटर्नल इंटू डेल V कर दो, P एक्सटर्नल इंटू V2 - V1 कर दो। ये वर्क डन आया किसमें भाई, इरिवर्सिबल में। दूसरा फॉर्मूला अभी बताया इरिवर्सिबल का ही, क्या होगा भाई, -P एक्सटर्नल nRT 1/P2 - 1/P1। ये फॉर्मूला होता है किसके भाई, इरिवर्सिबल के लिए। अभी मैंने बताया वर्क डन किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। फॉर्मूला क्या आ गया बताओ, माइनस लगा के बात करें, देखो यहाँ माइनस लगा दो तो ये हो जाएगा 2.303 nRT log V2/V1। माइनस लगा के बात करें फिर से तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर में, 2.33 nRT log P1/P2। बस ये दो फॉर्मूले होते हैं किसके, रिवर्सिबल के, और ये दो फॉर्मूले किसके हैं, इरिवर्सिबल के। याद रखो आपका वर्क डन निकल जाएगा किसने भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस में। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या दिया है, 0.1 मोल ऑफ आइडियल गैस है विद CV = 1.5 R एट एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। रिवर्सिबली एक्सपेंड किया गया है और आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो किया गया है एट 300 केल्विन फ्रॉम 1 लीटर टू 3 लीटर। फाइंड Q, W एंड डेल E। चलो बताओ, पहले तो डेल E के बारे में बता दो, सबसे आसान क्वेश्चन है। डेल E क्या होगा भाई, डेल E मतलब चेंज इन एनर्जी। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो बिना कुछ सोचे आप क्या बोलोगे भाई, इसमें तो आइसोथर्मल प्रोसेस है और डेल E की वैल्यू क्या होगी, 0। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब बता Q और W बताना। तो हम जानते हैं अगर डेल E बताओ डेल E इक्वल टू क्या होता है भाई, Q + W। अब डेल E तो 0 हुआ तो बच्चा क्या होगा, Q इक्वल टू W, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, -W। मतलब सिंपल सा, अगर मुझे एक का वैल्यू मिल जाए तो मैं साइन चेंज करके दूसरे की वैल्यू बता दूंगा सबसे आसानी से। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा किसका भाई, रिवर्सिबल का।
अब बताओ वर्क डन निकाल रहे हैं रिवर्सिबल का, तो फॉर्मूला क्या होता है बता दो। 2.303 nRT log V2 बाई V1, ये फॉर्मूला होता है। अब बताओ यहां पे क्या दिया है, माइनस में 2.303 n, नंबर ऑफ मोल कितना है 0.1 है, आर की वैल्यू कितनी होती है बताओ 8.314, और टेम्परेचर कितना दिया है देख लो 300 केल्विन दिया है। लॉग की वैल्यू पुट करो, लॉग V2 बाई V1, V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना है भाई 3 है, और V1 कितना है 1 है। कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है, आपका हो जाएगा 2.303 इंटू 0.1 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग 3 की वैल्यू। अब लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.477। अब देखो यहां से निकल गया आपका वर्क डन रिवर्सिबल का, कितना निकल गया, माइनस में आया कितना 2.303 इंटू 0.1 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 0.477। अब तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, ये तो आप आराम से कर सकते हो, वैल्यू को करना, और जो वैल्यू आएगी रिवर्सिबल की वो वैल्यू क्या होगा, वही उसका क्या होगा वर्क डन की वैल्यू देगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा आपको डायरेक्ट क्या देगा, वर्क डन की वैल्यू देगा। अब देखो हम जानते हैं कि वर्क डन निकल चुका है, तो क्यू जो होगा इसका साइन क्या होगा, इसका उल्टा होगा। अगर ये जितना भी वैल्यू आया माइनस में उसी को आप प्लस में कर दो, जो वैल्यू आया मल्टीप्लाई करने के बाद वो यहाँ पुट करना और वही वैल्यू यहाँ पुट करना, क्या मिलेगा आपको, वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी और हीट की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों मैंने ऐसा किया, ये देखो Q इक्वल टू क्या है माइनस डब्ल्यू, एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस विथ Cp इक्वल टू 1.5 R at an initial pressure of 10 atm was expanded isothermally at 300 Kelvin against a constant external pressure, ध्यान देना constant external pressure है, of 2 atm until the equilibrium is reached, find the value of Q, W and daily। बताओ ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का मीनिंग क्या होता है, बाहर का प्रेशर क्या है कांस्टेंट। बताओ ये प्रोसेस कैसे होने वाला है, मैंने बताया था कि जब भी एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाए कांस्टेंट, मतलब बाहर से अंदर किसी एक का प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाए तो हमेशा प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस हमेशा 100% इरिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिवर्सिबल होने के लिए हमेशा हर एक कंडीशन पे अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर हमेशा क्या करना पड़ेगा, इक्वल मेंटेन रखना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस कैसा होने वाला है, इरिवर्सिबल होने वाला है। चलो पहले हम डेल ई की बात करते हैं, आइसोथर्मल है तो डेल ई की वैल्यू तो 0 ही होगी, और हम जानते हैं यहां से क्या निकल के आएगा, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आएगा, मतलब सिंपल आप डब्ल्यू निकाल दे अपना काम हो जाएगा। बताओ डब्ल्यू जो होता है इरिवर्सिबल का क्या फॉर्मूला होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, जो इरिवर्सिबल का फॉर्मूला अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी, लेकिन वो फॉर्मूला तो दिया नहीं है, तो क्या यूज करेंगे बताओ, आ जाएगा आपका फॉर्मूला पी एक्सटर्नल, क्या होगा यहाँ पे nRT 1 बाई P2 माइनस 1 बाई P1। देखो यहाँ पे P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी दी है, आप देख सकते हो कितना दिया है, 2 दिया है, 2, नंबर ऑफ मोल कितना दिया है 2 दिया है, R की वैल्यू कितनी होती है 8.31, टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर ढूंढो, टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन, P2 का वैल्यू कितना दिया है बोलो, देखो एक्सपेंड इनिशियल प्रेशर ऑफ 10 atm expand isothermally against a constant pressure of 2 atm until the equilibrium achieve, equilibrium achieve करने तक उसको एक्सपेंड किया जाना है। इसका मतलब जो बाहर का प्रेशर होगा P एक्सटर्नल, वही क्या होगा यहाँ पे P2 होगा। मैंने बोला था कि P एक्सटर्नल क्या होगा, जनरली P2 के इक्वल होता है जनरली, क्यों भाई, क्योंकि आपका अपने आप इक्विलिब्रियम अचीव करता है, माइनस 1 बाई P1, P1 कितना है भाई आपका, कितना है 10 atm है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन की वैल्यू देगा। अब आपको Q का वैल्यू चाहिए तो साइन चेंज कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, Q की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको 2 तरीके बताए, आइसोथर्मल में रिवर्सिबल के और इरिवर्सिबल के लिए। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।